स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिसीज़ेस के बारे में पढ़ लिया है, जितने डिसीज़ेस हमारे सिलेबस में थे। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है, मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स। हमने ट्रीटमेंट भी देखा बहुत सारे डिसीज़ेस के बारे में, है ना। अब अपने को पर्टिकुलर कोई दवाई के बारे में तो दिया नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन्स रहती है उसका मिसयूज़ का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से यूज़ करना। इसके बारे में भी हमें देखना है। बहुत सारे लोग देखो मेडिसिन्स का क्या करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब उसके नशा करने के लिए वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर अपने ही मन से दवाइयाँ खाते हैं, एक ही प्रिस्क्रिप्शन बार बार यूज़ करते हैं और मेडिसिन अपने मन से खाते जाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी हम लोग अपने मन से दवाइयाँ खाते हैं, या फिर इसके उसके बताने के ऊपर खाते हैं, या फिर जो फार्मासिस्ट होता है उससे पूछ के खा लेते हैं। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स में अफेक्ट आवर बॉडी। ओवरडोज का मतलब होता है जितनी दवाई चाहिए उससे ज़्यादा दवाइयाँ खा लेना, उसको कहते हैं ओवरडोज। तो ये जो ओवरडोज हो जाता है अगर मेडिसिन्स का, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर गलत इफ़ेक्ट होता है। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज नर्वस सिस्टम। जो पेन किलर हम लोग खाते हैं ना, बहुत बार हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा, सर दुख रहा करके हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ खा लेते हैं अपने मन से ही। अगर इनका ओवरडोज हो जाता है तो क्या हो सकता है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है, वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो भी डैमेज हो सकता है, किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है, लीवर के ऊपर डैमेज होने के बाद इफ़ेक्ट आ सकता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नोशिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन टंग एक्सेट्रा। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं, बहुत बार बुखार उतर नहीं रहा है तो डॉक्टर हमें 5 दिन का या 7 दिन का ऐसे मेडिसिन का डोज प्रीफर करते हैं एंटीबायोटिक्स का। ये एंटीबायोटिक्स अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो हमें क्या हो सकता है, नोशिया हो सकता है, यानी कि चक्कर आना और वोमिटिंग जैसे सेंसेशंस होना, स्टमक एक मतलब पेट दुखना, डिसेंट मतलब बार बार लूज मोशंस होना, रैशेस होना बॉडी के ऊपर, वाइट दाग आना टंग के ऊपर एक्सेट्रा, जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकते हैं ओवरडोज की वजह से। ओके, सो हमें अपने मन से दवाइयाँ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए डोज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वेट अलग अलग होता है, उस हिसाब से भी दवाइयों का अलग अलग डोज होता है, इसलिए अपने मन से किसी ने बोला करके वैसी दवाइयाँ अपने मन से नहीं खाना चाहिए। ओके, now see page number 12, generic medicines. Poor people do not afford the costly medicines. Is there any alternative for this? Which one? क्या बोला गया है कि जो गरीब पेशेंट्स होते हैं उनको महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, फिर उनकी दवाइयाँ आधी अधूरी छूट जाती है। तो क्या इसके लिए कोई उपाय है क्या? हाँ, वो होता है जेनेरिक मेडिसिन, जो अभी हमारे यहाँ बहुत चलता है। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो किसी ब्रांड के नेम की नहीं रहती है, किसी कंपनी का उसको नाम लगा हुआ नहीं रहता है, और इस वजह से वो दवाइयाँ सस्ती मिलती है। ठीक है, सी जेनेरिक मेडिसिन्स आर आल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। These are manufactured and distributed without any patent। जैसे देखो क्रोसिन हम लोग बोलते हैं, तो क्रोसिन के अंदर क्या होता है, दवाई पैरासीटामोल, लेकिन पैरासीटामोल को क्रोसिन का नाम मिल गया, उस कंपनी का नाम मिल गया, उसका ब्रांड का नाम मिल गया, इसलिए वो दवाई महंगी हो जाती है। लेकिन हम लोग पैरासीटामोल, अगर पैरासीटामोल के बिना किसी ब्रांड के नाम के खरीदते हैं तो उसे कहते हैं बिना पेटेंट के, तो वो दवाई क्या हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में सस्ती हो जाती है, इसलिए हमें वो दवाइयाँ कम रेट पे मिलती हैं। दीज मेडिसिन्स आर एट पार इन क्वालिटी विथ ब्रांडेड मेडिसिन्स। मतलब उस ऐसा नहीं है कि वो सस्ती है करके हमें उसकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो दवाइयाँ एट पार होती है, नियर अबाउट ब्रांड से सेम ही होती है उनकी क्वालिटी। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज़ वेरी लो ड्यू टू फीवर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एज देयर फॉर्मूला इज़ रेडीली अवेलेबल। ये जो दवाइयाँ होती है ये जो रिसर्च की हुई नहीं रहती। ये जो मेडिसिन्स बनते हैं जेनेरिक मेडिसिन्स, ये ऐसे ही मेडिसिन्स बनते हैं जो पहले से ही रिसर्च हो चुके हैं कोई कंपनी की तरफ से, अभी इनको सिर्फ बनाने का काम रहता है, इसलिए इनको रिसर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए इनकी जो दवाइयाँ बनती है वो रिसर्च के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं होता, इसलिए सस्ती मिलती है। इसी को हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन, इसलिए इनको कहा जाता है जनरल मेडिसिन। ठीक है, तो ये जनरल मेडिसिन अवेलेबल हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया, अपने नागपुर में भी मिलती है, और ये दवाइयाँ
क्वालिटी में एट पार रहती है ब्रांडेड के जैसे ही, लेकिन कॉस्ट में कम रहती है, इसलिए गरीब पेशेंट भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट में है लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। हमको पता होगा लाइफस्टाइल और डिसीजेस यानी कि अपने लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली बीमारियाँ। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड, मतलब हम लोग हमारा रूटीन कैसे रखते हैं और किस तरीके का खाना खाते हैं, उससे रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं उसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस। Nowadays habits like staying in bed till late morning and going to bed late in the night, frequent changes in meal timings, lack of physical exercise, consumption of junk food etc. have been increased। क्या बोला गया है कि हमारी जो डेली की लाइफस्टाइल होती है उसमें हमारी कुछ चीज़ें बहुत बदल गई है। हम लोग देर तक सोते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं होती है, जो खाना खाते हैं उसमें जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल बन गई है आजकल। और इसी की वजह से क्या होते हैं, पीपल्स आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली, हमेशा ही बीमार होते हैं। If frequency of becoming sick is to be lowered, people should follow right lifestyle। अगर हमें कम से कम बीमार पड़ना है, फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार कम बीमार नहीं पड़ना है, फ्रीक्वेंसी कम करनी है बीमार पड़ने की, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, यानी कि सफिशेंट स्लीप लेना चाहिए, 8 घंटे 7 घंटे सोना चाहिए, राइट फूड लेना चाहिए, जंक फूड नहीं, घर का खाना खाना चाहिए, योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और फिज़िकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज शुड आल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त 1 घंटा करता है तो आपको भी 1 घंटा करना ही है। ठीक है, हर कोई अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही एक्सरसाइज करेगा। Pranayam and yogasan should be performed under the expert supervision। See the videos of pranayam and yogasana। आपको योगासन और प्राणायाम करनी चाहिए, वो भी किसी के सुपरविजन में करनी चाहिए। ठीक है, ताकि गलत तरीके से ना हो। नाउ वैक्सीनेशन के बारे में हमें अच्छे से पता है, और अभी खास करके कोरोना के पीरियड में तो वैक्सीनेशन बहुत नाम सुना है ना। वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीजेज। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाई क्लिनिक एंड स्टडी इट। वैक्सीनेशन के बारे में सबको पता है ना, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं। अभी हम लोग भी सब वैक्सीन ले रहे हैं कोरोना की, अभी कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी आने वाली है। तो हमें वैक्सीनेशन क्या करना है, हमेशा जो भी वैक्सीनेशन रहते हैं, जो भी बचपन से जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं वो सही तरीके से सही समय पे लेना ही चाहिए। ओके, नीचे कुछ हेल्थ अवेयरनेस डेज दिए हैं, वो डेज आपको अच्छे से याद करने हैं, बुक में लिखने हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये लेसन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करना है।